तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो कुछ टाइम पहले मतलब बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाली है, तो देखिए इनमें से हम 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो ये देख लीजिए पूरी तरीके से। देखिए सबसे पहला प्रश्न है मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम। तो यहाँ पर उपक्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो 4 उपक्षेत्र, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, उसके बाद क्या है सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारक समझते हैं। प्रतिकर्ष मतलब होता है यानी प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, तो यानी प्रवास के 2 प्रमुख जो है कारक होते हैं, क्या होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए प्रतिकर्ष क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस बार भी, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, यानी धार्मिक स्थल मतलब अपना जो यानी धर्म मतलब स्थल रहता है उसको कहता है, और स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब मान लिए किसी स्थान में मतलब क्या होता है कि किसी को जो है मतलब उसके जिस तरीके से उसको रहना चाहिए, रहन सहन में उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाता है, तो उसको क्या कहता है, यानी छोड़कर चले जाना मतलब प्रतिकर्ष, और आना मतलब अपकर्ष होता है। अब देखिए अपकर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए आकर्षित होकर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब अपकर्ष कहते हैं। अब मान लिए मैंने क्या बताया कि यानी क्या धार्मिक स्थल, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके रोजगार और अन्य जो है सुविधाओं के लिए जो है क्या करते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं कि चलो वहाँ जो है बढ़िया सब चीज़ मिलेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे, तो इसलिए उसको अपकर्ष करेंगे। और दूसरे छोड़कर चले जाते हैं तो उसका प्रतिकर्ष, ठीक है। चलिए अब देखिए सहकारी कृषि क्या है, एक बार देख लेते हैं सहकारी कृषि। देखिए बट हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए, 1 शॉट, एक बार एकदम शॉर्ट क्वेश्चन बस समझ लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए सहकारी कृषि क्या है, सहकारी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कुछ किसान अपनी इच्छा से एक किसान दूसरे किसान से मिलकर अपनी भूमि मिला करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसे यानी क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। तो देखिए सहकारी कृषि समझ में आ गया होगा, यानी एक किसान दूसरे किसान से मिल करके जो अपना उसका ज़मीन रहता है, मान लीजिए एक किसान का ज़मीन रहता है, दूसरा ज़मीन रहता है, तो वो सभी को मिला देता है, वो ज़मीन को क्या करता है, एक जगह मिला देता है और बहुत बड़ा खेती करता है, तो उसी को सामूहिक कृषि यानी मिल करके खेती करना उसको सामूहिक कृषि कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया, 2 चतुर्थक क्रियाकलापों को उल्लेख करें। तो 2 चतुर्थक क्रियाकलाप जो है उसका उल्लेख करने के लिए बोल रखा है। तो अब यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इस क्रियाकलाप में सभी लोग सेवा सेक्टर में कार्य करते हैं। मतलब सेवा होता है ना, सेवा, आप देखिए क्या क्या सेवा सेक्टर में काम करते हैं, जो सेवा करता है, ठीक है, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन उसका अथवा सूचना का उत्पादन। जैसे मैं क्या बताया कि दूसरे लोगों के लिए यानी फ़ायदा होता है, तो उसको यानी चतुर्थ क्रियाकलाप के सेक्टर में आता है, यानी उसको क्या कहता है, यानी दूसरे के लिए मतलब लाभ हो, उसको अच्छा मतलब फ़ायदा मिल सके लोगों को, उसको क्या कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है, ठीक है जी, बिल्कुल सेवा सेक्टर में आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जाएगा कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, मैं वो चीज़ समझाने के दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये एक भौगोलिक जनसंख्या के लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताता है। आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए जनसंख्या की आय और लिंग संरचना यानी महत्वपूर्ण घटक है, इससे सामाजिक योजना बनाने में आसान होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया, लिंग संरचना ये क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भौगोलिक यानी किसी जगह के बारे मतलब जो है जगह का जो मतलब जगह से क्या करता है कि पता लगाता है कितना आदमी है यहाँ पर, और उस पता लगाने के बाद जो है जो आर्थिक नीतियाँ रहती है तो उसको मतलब अच्छा सुधारने में अच्छा लगता है, मतलब वो आसानी से बन जाता है। किसी का मतलब जनसंख्या को पता लगा लेता है, उसके बाद जो उसका नीतियाँ बनाता है, उसको क्या क्या चाहिए, कितना जो मटेरियल देंगे कि उन लोगों को भरपूर जो है मिल जाए। तो यही है यहाँ पर यानी कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है, लिंग संरचना। ओके अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोले जा रहा है, कह रहा है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। तो रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम, तो यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, केला, ये क्या है, यानी रोपण कृषि के मतलब रोपण कृषि है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है,
करेंगे साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइबर स्पेस क्या होता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। यानी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जोड़कर, यानी आपस में होना चाहिए, आपस में संपर्क बताने वाली वातावरण को कहते हैं। जब इंटरनेट तेज़ी से बढ़ रहा था और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और सामाजिक मानसिक परिघटनाओं का संक्षिप्त नाम को ही साइबर स्पेस का, ये शब्द जो 1990 में दिया था। तो अब देखिए नेटवर्क का जो मतलब वो नेटवर्क से जो कंप्यूटर नेटवर्क था उससे जुड़कर आपस में जो संपर्क बताने वाली वातावरण को, यानी जो नेटवर्क था, ठीक है, नेटवर्क को उसको कहा जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क में मतलब जो है यानी संपर्क बनाता था एक दूसरे का, तो उसको नेटवर्क को मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क को यानी छोटा इन संक्षिप्त नाम जो दिया वो साइबर स्पेस दिया था, ठीक है। और ये कितना में हुआ था, 1990 में जो इसका मतलब इसको जो दिया था, ठीक है, ये 1990 में ये नाम दिया था, संक्षिप्त नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है क्या, यानी सीमांत और क्या है श्रमिक और मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताएं। तो देखिए अभी मैं बहुत नाइट को बना रहा हूँ वीडियो, जिसकी वजह से शायद मैं मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब नींद भी काफ़ी लगी है जिसकी वजह से, तो देख लीजिए, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो 183 दिन से कम काम करता है, ठीक है, एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है तो उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगला, देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय में संसाधन में अंतर बताएं। देखिए ये क्या होता है, नवीकरणीय के बारे में पहले जान लेते हैं। तो नवीकरणीय ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, हमें संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय, एक मिनट, हाँ, अनवीकरणीय ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहता है। सॉरी, अब इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, यानी नवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय यानी संसाधन मतलब ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसका क्या ज्वार, जल और बायो गैस शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अनवीकरणीय, ठीक है। तो अनवीकरणीय को भी देख लेते हैं क्या है। अनवीकरणीय ऐसा यानी ऊर्जा का साधन है जो सीमित होती है, ये समाप्त हो जाती है। इस साधन से हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। और ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कोयला, तेल एवं पेट्रोलियम गैस आदि। तो चलिए ये 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, और भी 10 क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं 10 क्वेश्चन तक, देख लीजिए। तो फसल गहनता से आप क्या समझते हैं, तो इसको अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो ये देखिए फसल गहनता क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फसल गहनता का अर्थ है कि कम ज़मीन में ज़्यादा उपज करना, क्योंकि हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति के लिए यह फसल उगाना ही एकमात्र उपाय है। इसकी गणना के लिए एक सूत्र दिया है, क्या सूत्र है, यानी फसल गहनता बराबर सकल फसल क्षेत्र यानी बटे शुद्ध बुआई क्षेत्र इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है पढ़ लीजिए, बस ये 3 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन था, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन में आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।